ओवर। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि इंटरनेट कनेक्ट करने का कौन कौन सा मीडियम हो सकता है, वायर्ड और वायरलेस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंटरनेट। बट इसे स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट कंप्यूटर से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने ये तो देख लिया इंटरनेट काम क्या कर रहा है, इसे कनेक्ट कैसे करते हैं, पर ये इंटरनेट को चलाता कौन है, इसका सारा जो प्रॉब्लम होता है उसे सॉल्व कौन करता है, वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे। इंटरनेट इज़ नॉट owned or governed by any particular organization. It is coordinated by many organization. बोला जा रहा है इंटरनेट कोई एक ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट नहीं करता है या उससे उसका प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलके इसके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, नियंत्रित करते हैं, एक तरह से बोला जाए तो कमांड करते हैं। ओके, तो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहला नंबर, सम ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन सच ऑपरेशंस आर IAB, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। क्या है इसका फुल फॉर्म? इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग स्टैंडर्ड्स एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेस ओवर इंटरनेट। ये क्या काम करता है? जैसा कि फुल फॉर्म में ही दिख रहा है, आर्किटेक्चर, तो बाहरी स्ट्रक्चर का ये काम करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम ये समझें कि अगर एक बुक सेलर है जो बुक खरीदता है किसी और से, क्यों? सेल करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या करता है कि अगर वो किसी से मान लीजिए कि बहुत सारा बुक ले रहा है तो वो बस ऊपर से देखता है क्या ठीक है या नहीं, अंदर से थोड़ा थोड़ा देख लेता है। उसको क्या मतलब रहता है क्या अंदर क्या लिखा हुआ, एक एक चीज़ पढ़ के लेता है क्या? नहीं लेता है। तो IAB का भी उसी तरह काम है कि ऊपर का, इंटरनेट का ऊपरी चीज़ अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। तो ऊपरी चीज़ में क्या क्या आ जाएगा? प्रोटोकॉल से ही ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, इन्फॉर्मेशन जो शेयर हो रहा है अच्छे जगह से जा रहा है कि नहीं। तो ये सब सारा काम कौन करता है? कौन ऑर्गेनाइजेशन? IAB। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। इट होल्ड्स डिस्कशन एंड इन्वेस्टिगेट द ऑपरेशनल एंड टेक्निकल प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेट। तो डेफिनेशन से ही पता चल रहा है जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉर्ट आउट करता है ये। मान लीजिए कि हम लोग एक ही वेबसाइट में, मान लीजिए कि रेलवे या SSC का फॉर्म निकल गया, या अभी क्या हुआ कि CBSE ने जो 30% रिड्यूस किया है उस वेबसाइट में सब विजिट कर रहे हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन ले सकें। तो एक ही पेज में जब बहुत सारे पीपल एक ही साथ कुछ सर्च करते हैं तो क्या करता है कि वो पेज क्रैश हो जाता है या सर्वर डाउन ऐसे शो करता है। बहुत कोई के साथ हुआ होगा ये चीज़। तो वो सब जो प्रॉब्लम्स रहता है वो सॉल्व कौन करता है? IETF। ओके, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। अब नेक्स्ट है IANA, इंटरनेट असाइन नंबर्स अथॉरिटी। इट इज़ ऑपरेटेड बाय ICANN। ये ऑर्गेनाइजेशन IANA, इंटरनेट असाइन नंबर्स अथॉरिटी, को कौन हैंडल करता है या ऑपरेट करता है? ICANN, इंटरनेट कॉरपोरेशन ऑफ असाइन नेम एंड नंबर्स। तो ये इस कंपनी के अंदर आता है, ICANN के अंदर आता है। तो इसका काम क्या है, इस कंपनी का काम क्या है वो देख लेते हैं। कंपनी में कंफ्यूज नहीं होना, जैसे कि IT के बहुत सारे कंपनी होती है, TCS, विप्रो, महिंद्रा, ये सब कंपनी का नाम सुना होगा आपने, टाटा, ये सब होता है। उसी तरह ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है जो इंटरनेट का सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो हर एक कंपनी का अलग अलग काम है। तो हमने जैसे कि ऊपर में 2 कंपनी का वर्क देख लिया कि वो लोग क्या काम करते हैं। अब थर्ड वन है IANA। इट ओवरव्यूज IP एड्रेस एलोकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ DNS।
तो क्या आईपी एड्रेस जो होता है एलोकेशन, उसका सारा इन्फॉर्मेशन ये रखता है। तो जैसा कि हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं, कुछ भी, चाहे मेरा फ़ोन हो गया या कंप्यूटर, हर एक सिस्टम का आईपी एड्रेस होता है। तो हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं तो क्या होता है कि वो वेब सर्वर में अरेंज हो जाता है, मिल जाता है। इसको एग्जांपल से ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम लोग सिम खरीदने जाते हैं, तो सिम खरीदने जाते हैं तो क्या पैसा देते हैं और सिम लेके आ जाता है? ऐसा तो नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं कि अपना आधार कार्ड नंबर भी देते हैं, और जो नंबर रहता है सिम नंबर भी देते हैं, और क्या रहता है कि एक सिम का अपना नंबर रहता है, वो भी नंबर देते हैं। हम लोग का एक नंबर हो गया सिम नंबर, जिससे हम लोग कॉलिंग करते हैं, और एक सिम का नंबर होता है, वो दोनों चीज़ लेता है। फिर आधार कार्ड नंबर लेता है, उसके बाद हम लोग को वो सिम देता है। तो ये क्यों करता है ऐसा, कभी आपने सोचा है क्यों? क्योंकि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसका फुल फॉर्म मैंने बताया था और इसका वर्क भी बताया था। जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, जैसे BSNL, जियो, ये सब हमें इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। तो वो लोग को इन्फॉर्मेशन सेंड करने के लिए कि हाँ इस नंबर पे ये व्यक्ति, इसने ये सिम खरीदा है, ठीक है। तो वो लोग क्या करता है कि ये सब सिक्योरिटी पर्पस के वजह से करता है, ताकि मान लीजिए कि अगर उस सिम से मान लीजिए कि किसी को धमकी वमकी आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, या कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, अभी तो बहुत सारा क्राइम बढ़ गया है, तो वो सिम को ट्रैक किया जा सके और जो भी है इंसान उसे ढूंढा जा सके। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि अपना सिम जब भी खरीदते हैं, तो जहाँ से भी खरीदते हैं, तो वो लोग क्या करता है सिम नेम रजिस्टर कर लेता है। उसी तरह आईपी एड्रेस होता है। तो हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, सर्वर से ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं ना, और दुकान के केस में भी क्या करते हैं सिम लेते हैं। तो वो मेरा क्या करता है आधार कार्ड लेता है, और यहाँ क्या होता है ये हमारा आईपी एड्रेस लेता है। आईपी एड्रेस क्या है? हम लोग के कंप्यूटर का, सिस्टम का एक एड्रेस होता है। जब भी हम कुछ सर्च करते हैं तो वहाँ आईपी एड्रेस स्टोर हो जाता है। तो IANA का काम क्या है कि आईपी एड्रेस को मैनेज करके लिखे। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल से बताया कि वो जो दुकान वाला जितना कोई को, ऐसा तो नहीं है कि एक कस्टमर को उसने सिम खरीदा होगा या बेचा होगा, तो वो सब सारा डिटेल क्या कॉपी में रखता है कि हाँ इसने इतना सिम लिया, इसने ये सिम लिया। तो ये सब जो कॉपी में वो अरेंज करके रखता है, उसका काम क्या है? वो सेम काम कौन करता है? IANA करता है। आईपी एड्रेस का काम कौन करता है? IANA ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि देखिए यहाँ एक दो यूज़र नहीं है, बहुत सारे यूज़र है, दुनिया के हर एक कोने में एक एक यूज़र है, तो करोड़ों तक यूज़र होंगे, तो उसका मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, इसीलिए IANA ऑर्गेनाइजेशन करता है ये। अब नेक्स्ट है ADNR, एक्रीडेटेड डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन। इट प्रोवाइड द रजिस्ट्रेशन सर्विसेज टू इंटरनेट कम्युनिटी। तो हम लोग इंटरनेट में जो भी रजिस्ट्रेशन करते हैं वो सब का अरेंजमेंट कौन करता है? ADNR। और जो URL जो हमें मिलता है कि HTTP URL का मतलब बताया था, वो सब सारा कुछ प्रोवाइड करता है, ADNR करता है। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा। 3-4 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो मिल के नए इंटरनेट सर्विस को मैनेज करते हैं, और इसके हेल्प से ही हमें क्या मिलता है? इंटरनेट का फैसिलिटी मिलता है। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी में क्या क्या है वो देखते हैं। कंपैरिजन बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल डिवाइस कैटेगरी। सबसे पहले ये बता दें कि एनालॉग और डिजिटल होता क्या है। एनालॉग का मतलब ये होता है जिसका वैल्यू लगातार चेंज होता रहे, जैसे कि टाइम। टाइम क्या हमेशा स्थिर रहता है क्या? हमेशा 5 बजते रहता है क्या? नहीं। और देखा जाए टेम्परेचर, टेम्परेचर भी कभी घटता है कभी बढ़ता है। मीटर, कोई भी मीटर, जैसे कि ऑटो में मीटर चढ़ा हुआ रहता है, वो सब घटते बढ़ते रहता है। तो ऐसा वैल्यू जो घटते बढ़ते रहे उसे एनालॉग डिवाइसेस बोलते हैं। और डिजिटल डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब हो गया सारा डिजिटल डिवाइस। तो देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। सिग्नल, कंटिन्यूअस सिग्नल विच रिप्रेजेंट फिजिकल वैल्यू सच एज ह्यूमन वॉइस। कंटिन्यूअस सिग्नल मिलता है, जैसे कि अगर हम लोग टाइम अगर किसी से पूछे तो हम लोग कंटिन्यूअसली बता सकते हैं, हम लोग ह्यूमन वॉइस यूज़ करके, ठीक है। अब क्या है डिसकंटिन्यूअस सिग्नल विच
रिप्रेजेंट डिजिटल वैल्यू दैट इज़ 0 और 1, और हम लोग को डिजिटल फॉर्म में 0 और 1 के फॉर्म में कुछ भी चीज़ पता चलता है। जैसे कि कंप्यूटर को ही देख लीजिए, हम लोग क्या रहता है कि जो भी वैल्यू स्टोर करता है 0 और 1 के फॉर्मेट में, उसमें क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है, तब हम लोग को पता चलता है कि हाँ वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है, तब जाके पता चलता है। तो डिजिटल और एनालॉग, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो हम लोग बोल रहे हैं, पहले ज़माने के टाइम क्या होता था, यहाँ तक घड़ी भी हम लोग क्या करते थे कि हम लोग देखते थे कि हाँ छोटा कांटा कहाँ है, बड़ा कांटा कहाँ है, वो सब देख के हम लोग बताते थे। पर अभी तो नहीं है, अभी वॉच है, डायरेक्ट 9 बज रहा है पता चल गया। तो ऐसे सिस्टम को डिजिटल बोल रहा है। और जो जिसका वैल्यू चेंज हो रहा है, जैसे टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो उसको बोला जा रहा है एनालॉग डिवाइसेस। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्पीडोमीटर, कैसेट टैप प्लेयर, एनालॉग वॉच। स्पीडोमीटर का मतलब ये होता है, ऑटो में जो स्पीड मीटर रहता है ना, पेट्रोल का रहता है, ठीक है, उससे बोला जा रहा है स्पीडोमीटर या मीटर, ये सब है स्पीडोमीटर, जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है। जैसे अगर स्पीड हाई कर रहे हैं तो कभी थोड़ा हाई होगा, कभी लो होगा, वो है। कैसेट टैप प्लेयर, जो पुराने ज़माने में कैसेट रहता था उससे बोला जा रहा है। फिर एनालॉग वॉच, एनालॉग वॉच वही जो सुई वाला कांटा होता है, उससे बोला जा रहा है। अब नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर। डिजिटल का एग्जांपल क्या है, कंप्यूटर है, मोबाइल, डिजिटल वॉच। कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, तो डिजिटली चीज़ जो भी बना है उससे बोला जा रहा है डिजिटल डिवाइस। अब इसका एप्लीकेशन, थर्मोमीटर और पीसीएस, पीडीए। पीसी का मतलब पता है पर्सनल कंप्यूटर, पीडीए का मतलब होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। इसका मतलब यही होता है कि छोटा कंप्यूटर। पीसी क्या हो गया, बड़ा कंप्यूटर हो गया, और पीडीए का मतलब हो गया छोटा कंप्यूटर। जैसे कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं फ़ोन को, तो उसको पीडीए बोला जा सकता है। तो थर्मामीटर, थर्मामीटर से पता है कि क्या होता है, टेम्परेचर भी कभी नापते हैं हम लोग और बहुत कुछ करते हैं। तो जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है उसे एनालॉग कैटेगरी में रखा गया है, और जिसका वैल्यू कांस्टेंट रहता है, ठीक है, या डिजिटल फॉर्म में रहता है, उसे बोला जा रहा है डिजिटल डिवाइसेस। अब क्या है नेक्स्ट, मेमोरी, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ वेव सिग्नल। ये क्या करता है, कुछ भी चीज़ स्टोर करता है तो वेव सिग्नल में स्टोर करता है, और ये 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर करता है। हम लोग कुछ भी डालते हैं A+B, तो A+B रीड नहीं करता है, A का बाइनरी फॉर्म यूज़ करता है, 0 1 1 के फॉर्म में लिखा रहता है, फिर बाद में ये आउटपुट देता है जैसे कंप्यूटर करता है, और ये वेव के फॉर्म में स्टोर करता है। अब है कॉस्ट, इसका लो कॉस्ट होता है, इसका हाई कॉस्ट। अगर पुराना टेप रख दिया जाए और अभी का डीवीडी ब्लू रे डिस्क रख दिया जाए तो कौन लेगा। अगर आपसे ही पूछा जाए कि एक पुराना टेप अगर दिया जाए, वो लेना प्रेफर कीजिएगा कि सीडी को लेना प्रेफर कीजिएगा, तो ऑब्वियस सी बात है सीडी, पुराना कौन लेना पसंद करेगा। और ऐसे भी बोला जाए कि अगर पुराना कंप्यूटर आपको दिया जाए तो आप लेंगे क्या, नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है पुराने चीज़ लो कॉस्ट में मिलेंगे और नए चीज़ हाई कॉस्ट में, क्योंकि अभी डिजिटलाइज डिवाइसेस का अभी पूरा डिजिटलाइज सिस्टम हो गया है, तो इसका थोड़ा हाई कॉस्ट है। ओके, तो ये था डिफरेंस इसमें। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, कॉमन डिजिटल डिवाइसेस। डिजिटल डिवाइसेस, कॉमन डिजिटल डिवाइस क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला ऑडियो मीडिया प्लेयर, ब्लू रे डिस्क प्लेयर, डीवीडी प्लेयर, सीडी प्लेयर आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ वीडियो एंड ऑडियो प्लेयर। तो वीडियो और सीडी प्लेयर ये सब क्या होता है, सीडी डीवीडी हम किस में चलाते हैं, तो वो क्या रहता है, डीवीडी प्लेयर सीडी प्लेयर रहता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, सीडी डीवीडी डालते हैं, उसके बाद हम लोग उसके अंदर का कंटेंट, अगर वीडियो होगा तो वीडियो देख पाते हैं, नहीं तो सीडी में कुछ गाना सुन पाते हैं, तो वही सब है। मोबाइल फ़ोन जो हम लोग यूज़ करते हैं, इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन वायरलेस हैंड हेल्ड डिवाइस यूज़ फॉर कॉल सेंड मैसेजेस और etc, जो हम लोग यूज़ करते हैं कॉल करने के लिए, से मैसेज सेंड करने के लिए, और भी अदर चीज़ के लिए जो यूज़ करते हैं, वही है मोबाइल फ़ोन। डिजिटल कैमरा, इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा इन डिजिटल फॉर्मेट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिजी कैम। तो डिजिटल कैमरा क्या है, वही जो हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली, बहुत सारे डिजिटल कैमरा जैसे देखते हैं, तो उसका क्या काम है, तो वही फ़ोटो क्लिक करना।
तो जो भी फ़ोटो होता है वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर करता है, फिर जब हम निकलवाते हैं, चिप से निकलवाते हैं, तब वो क्या होता है, कन्वर्ट होता है हम लोग के ह्यूमन लैंग्वेज में, उसके बाद हमें नज़र आता है। तो इसे और क्या बोला जाता है, डिजी कैम, शॉर्ट फॉर्म में इसे डिजी कैम बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्या है, डिजिटल वीडियो कैमरा, इट कैन रिकॉर्ड वीडियो टू डिजिटल फॉर्मेट। तो डिजिटल वीडियो कैमरा है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे भी है कि फ़ोटो भी क्लिक होता है और वीडियो भी होता है, तो ऐसा डिजिटल वीडियो कैमरा है, ठीक है। तो इसे और क्या बोला जाता है, कैम कॉर्डर बोला जाता है इसे, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, डिजिटल ऑडियो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर आर डिजिटल डिवाइस, इट कैन नॉट अंडरस्टैंड एनालॉग फॉर्मेट डायरेक्टली। ये क्या है, डिजिटल डिवाइस है, ये एनालॉग फॉर्मेट नहीं समझता है। मतलब अगर हम ये बोलेंगे कि कंप्यूटर ए का वैल्यू 10 रीड करो, तो क्या रीड कर लेगा, नहीं रीड करेगा। जब तक हम कीबोर्ड के हेल्प से टाइप नहीं करेंगे, ये रीड नहीं करेगा। हैंस इट इज़ नेसेसरी टू कन्वर्ट एनालॉग फॉर्मेट टू डिजिटल फॉर्मेट बिफोर यूजिंग इट ऑन अ कंप्यूटर। तो इसे क्या करना रहता है कि डिजिटल फॉर्म से एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, या एनालॉग फॉर्म से डिजिटल फॉर्म में। तो ये है क्या, कंफ्यूज नहीं होना है। देख, मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि मान लीजिए कि एक ऐसा पर्सन जिसे तमिल आता है और एक ऐसा पर्सन हिंदी, तो क्या वो दोनों एक साथ बात कर सकते हैं, नहीं बात कर सकते हैं जब तक एक दूसरे का लैंग्वेज नहीं आता हो। अगर कोई ऐसा इंसान आ जाए कि जिसे तमिल और हिंदी आता है, तो वो दोनों को ट्रांसलेट करके बता सकता है। तो उसी तरह ये काम करता है, ये दोनों लैंग्वेज जानता है, इंग्लिश, हिंदी, मशीन लैंग्वेज। तो क्या कहता है, जो भी हम टाइप करते हैं तो ये क्या करता है, ट्रांसलेट करके मशीन को बताता है कि हाँ यूज़र ये बोल रहा है, फिर इसका आउटपुट देता है इसको, और ये फिर क्या करता है, मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है क्या, ह्यूमन लैंग्वेज में, इंग्लिश या हिंदी। तो वही एनालॉग फॉर्मेट जो बोल रहा है, एनालॉग डेटा, तो एनालॉग डेटा मतलब हिंदी इंग्लिश में वो डेटा है, तो ये कन्वर्ट करता है असेंबलर इंटरप्रेटर और मशीन को बताता है। मशीन फॉर्मेट क्या है, डिजिटल फॉर्मेट 0 और 1, तो ये काम करता है, उसके बाद इसको देता है असेंबलर इंटरप्रेटर, और ये कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है, उसके बाद हम लोग को पता चलता है ओ ये था हमारा डेटा। तो कैमरा के फॉर्मेट में भी ऐसा होता है, जैसे कि हम कुछ भी फ़ोटो क्लिक किए तो ये कन्वर्ट किया, उस फ़ोटो को कन्वर्ट किया, उसके बाद मशीन को समझाया, मशीन फिर स्टोर किया। और मान लीजिए जब आपको रिट्रीव करना है, निकालना है, तो सबसे पहले ये ट्रांसलेट होता है, उसके बाद आपके पास आता है। तो एनालॉग जो हम लोग का लैंग्वेज है उससे एनालॉग बोला जा रहा है, मशीन लैंग्वेज को डिजिटल बोला जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल ऑडियो। डिजिटल ऑडियो फाइल कैन बी कंप्रेस्ड। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है डिजिटल ऑडियो का, कि ये जो होता है इसमें क्या कर सकते हैं, कंप्रेस भी कर सकते हैं। जैसे कि म्यूज़िक फाइल या वीडियो हो गया, मान लीजिए वीडियो 700 MB का हो गया, तो उसको कंप्रेस करके 100 MB भी कर सकते हैं। बहुत सारा ऐसा एडिटिंग सॉफ्टवेयर आ चुका है। और हम लोग ऐसा भी करते हैं कि मान लीजिए एक इमेज बहुत ज़्यादा स्टोर कर रहा है, मान लीजिए एक इमेज या फ़ोटो 10 MB का है, उसको हमको KB में लाना है, तो कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। तो वही है इसका कि डिजिटल डेटा को कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। डिजिटल ऑडियो फाइल फीचर अलाउ इजी शेयरिंग ऑफ ऑडियो फाइल ओवर द इंटरनेट। हम लोग इंटरनेट में आराम से इसको शेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कंप्रेस्ड ऑडियो फाइल सेव स्पेस। हम लोग फाइल को कंप्रेस क्यों करते हैं, ताकि हम लोग का जो भी स्टोरेज है उसमें क्या हो कि स्पेस बने। मान लीजिए कि हम लोग का 6 GB ही रैम है या रोम है, तो उसमें बहुत सारा मेमोरी हो गया, बहुत सारा फ़ोटोज़ हो गया, तो हम लोग फ़ोटोज़ को कंप्रेस कर देते हैं। क्यों ताकि वो कम स्पेस ले, ठीक है, कम स्पेस ले, जिसकी वजह से हम लोग और ज़्यादा फाइल ऐड कर सकें। डिजिटल फाइल्स कैन बी वेरी इजीली एडिटेड एंड मैनिपुलेटेड ऑन कंप्यूटर यूजिंग ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो क्या होता है कि हम लोग कोई भी डिजिटल फाइल को हम लोग किसी भी चीज़ से एडिट कर सकते हैं। जैसे कि फ़ोटो हो गया या सॉन्ग हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें एडिट करते हैं, फ़ोटो में भी एडिट करते हैं, तो डिजिटल फाइल में एडिटिंग हो सकता है। जबकि
एनालॉग में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। So now we will end this session. If you have any doubt, then ask me in comment section. If you want today's note, then link is available in description box. Thank you for watching.